नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास 24 आप राजस्थान पर। कैसे हैं सभी को बहुत सारा प्यार, ढेर सारा नमस्कार। और ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहें, चार चांद लगाते रहें और तैयारी को बिल्कुल है ना मतलब मस्त वाली सेट करनी है। जैसा कि मैं कह रहा था, बिल्कुल अब आज 24 तारीख हो गई है, तो शुक्रवार को या शनिवार को आपकी अकाउंट्स की पहली क्लास चालू हो जाएगी। उसके बाद अनवरत तरीके से हमारी 2 क्लासें चालू हो जाएंगी। एक तो अधीनस्थ राजस्थान सेवा नियम की मैं बात आपसे कर लूँगा और साथ में ही हम चर्चा करेंगे लेखांकन का, ठीक है। पुस्तपालन क्या होता है, तलपट क्या होता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, सारी चीज़ों के बारे में, बैलेंस शीट, सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से। देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका देसी अंदाज में होगा, हम उस प्रोफेशनल टाइप पे नहीं पढ़ेंगे। मेरा लक्ष्य ये रहा है कि एक स्टूडेंट किस चीज़ को कैसे समझ सकता है, एक विद्यार्थी किसी चीज़ को कैसे समझ पाएगा। अगर मैं अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूँ और मैं कॉमर्स का नहीं हूँ, नॉन कॉमर्स हूँ, तो मुझे कैसे चीज़ें समझ में आएंगी, उनकी ही बात हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको कल आप सबने टेस्ट दिया होगा, किसका कितना कितना स्कोर रहा, एक बार फटाफट सभी साथी बताएं मुझे कमेंट करके कि कल के क्लास में आपका कितना कितना स्कोर रहा। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था अवकाश के बाद? हाँ, नियम नंबर 63 हमने कल देख लिया था। तो बिल्कुल हम चीज़ों को अब आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को वापस समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो था सार्वजनिक अवकाश की बात यहाँ पर की गई थी। नमस्कार भाई प्रेम प्रकाश, ठीक है। अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की व्यवस्था, कि भैया वो तो ठीक है। 61 तो था एक विद्यार्थी का, 61 और 63 में गुरुजी क्या अंतर है? वहाँ पर तो ये अंतर है कि आप भैया सार्वजनिक अवकाश भी ले सकते हैं साथ में। वहाँ पर केवल इतनी सी बात कही गई थी। आज क्या बात कही गई है इसमें कि अवकाश तो चलो वो तो ठीक है, पर इन दोनों की एक तरीके से डिटेल जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। डिटेल जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। कौन सी जानकारी दी जा रही है? डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर दी जा रही है कि अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ये नियम हमने पिछला पढ़ा था, पर आपको कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस चीज़ को मैं वापस एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें जुड़ जाएं। इस नियम के तहत यदि अवकाश पर जाने से पहले कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो उसका कर्मचारी के वेतन व अवकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ वेतन से मतलब है अवकाश वेतन से। यहाँ वेतन से मतलब क्या है? अवकाश वेतन। कौन सा वेतन है दोस्तों? अवकाश वेतन से यहाँ पर हमें संबंध देखना है। अवकाश वेतन से यहाँ से चीजें सही है। गुड मॉर्निंग भाई हेमलता, गुड मॉर्निंग। अवकाश से पहले सार्वजनिक अवकाश है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अवकाश से पहले अवकाश समझ लीजिए, आपकी 12 तारीख से आपने छुट्टियां ली थी और 11 तारीख को सार्वजनिक अवकाश है, तो ऑफिस तो 11 तारीख को ही बंद हो गया, तो आप ठीक है जा सकते हैं। यदि अवकाश से पुनः आते समय कोई सार्वजनिक अवकाश हो तथा कर्मचारी ने कार्यभार हस्तांतरण नहीं किया हो तो उस सार्वजनिक अवकाश का कर्मचारी के वेतन व अवकाश वेतन पर असर पड़ेगा। वेतन व अवकाश वेतन पर क्या पड़ेगा? वेतन और उसके अवकाश वेतन पर क्या पड़ेगा दोस्तों? फर्क पड़ेगा। मान लीजिए 12 तारीख तक छुट्टियां थी, 13 तारीख का सार्वजनिक अवकाश है, उसने 12 तारीख तक छुट्टियां ली है, वो समझदार है। वो अगर 13 तारीख तक छुट्टियां लेता तो उसका सार्वजनिक अवकाश का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि उसकी छुट्टियां कम हो जाती। उसने 12 तक छुट्टी ली और 13 तारीख को सार्वजनिक अवकाश है, तो भैया कार्मिक विभाग है, वो सब समझता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। वहाँ पर भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, वो सब समझते हैं। तो आपको भैया ऐसे कहेंगे 12 तारीख को भैया जिला मुख्यालय पर आ जाना, ठीक है। 13 तारीख को अगर अवकाश है तो घर पे रहना, पर जिला मुख्यालय पर तेरे को पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। हम भी समझदार हैं। दिनांक 15/9/1998 को उससे कर्मचारी 1 वर्ष में 2 ऐच्छिक अवकाश ले सकेगा। क्या सकता है? ऐच्छिक अवकाश ले सकता है। साहब मैं तो आज नहीं आ सकता, मतलब नहीं आ सकता, पर ऐसा हर महीने नहीं करेगा, वर्ष में नहीं। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखो कहीं के गलत होगा। क्वेश्चन है, एक कर्मचारी ऐच्छिक अवकाश, एक कर्मचारी 1 वर्ष में कितने ऐच्छिक अवकाश ले सकता है? कितने ऐच्छिक अवकाश ले सकता है? जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं, जहां पर भी मैं जो भी क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा, हाँ बताऊंगा महेंद्र, जो भी क्वेश्चन मैं लिखवाऊंगा उसको नोट डालकर वहां लिख लेना। मैं फिर कह रहा हूं आपको, एग्जाम टाइम पर जो नोट करके जो क्वेश्चन लिखवाऊंगा वो ये मान लो तबीयत खुश हो जाएगी आपकी, ठीक है। समझदार है तो इशारा काफी है। पहला ऑप्शन नंबर 1, वर्ष में 12, माह में 1, माह में 2।
नहीं, माह में एक, हाँ ऐसे ऑप्शन शानदार बनाते हैं। दूसरा, वर्ष में 12, माह में एक। तीसरा, वर्ष में 6, कभी भी। चौथा, वर्ष में 2, कभी भी। बताओ क्या जवाब होगा। हिस्ट्री क्लास आप पढ़ना चाहते हैं, शाम को जुड़िए मेरे पास 6 बजे। हिस्ट्री क्लास में 6 बजे जुड़िए। थंबनेल पर मत जाना, थंबनेल पर मत जाना। मारवाड़ का इतिहास करवा रहा हूं फ्री में, पूरा कंप्लीट मारवाड़ का इतिहास। थ्योरी चल रही है, मारवाड़ का इतिहास मैंने प्रारंभ कर दिया है। शाम को जुड़िए 6 बजे। क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट प्रश्न का जवाब दीजिए। हाँ, धारा 63, धारा 63, साल में 2, साल में 2, साल में 2। हम कोई यहाँ पर छुट्टियां बेचने नहीं लिख लें। साल, धारा 63, 15/9, ठीक है। हाँ, 15/9/2000, 15/9/1998 यहाँ लिख देता हूँ। 15/9/1998 से, 15/9/1998 से। नियम नंबर 63 क्लियर है। हाँ भाई महेंद्र, एक विद्यार्थी उसने कहा गुरुजी एक बार मेरे को वापस बता दो। वापस देख ले बेटा 2 मिनट। अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों का संबंध है। आप अकाउंटेंट, महेंद्र तू अकाउंटेंट है भाई, तू घर जाना चाहता है, प्रतिभूति के पद पर है। अकाउंटेंट है तो प्रतिभूति के पद पर ही है। अपना काम किसी को ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है, तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। हाँ, अवकाश पर जा रहे हैं उससे पहले सार्वजनिक अवकाश है तो आपके वेतन और अवकाश वेतन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर आप जब वापस छुट्टियों से लौट कर आते हैं, आपने छुट्टी 12 तारीख तक ली है, 13 तारीख का सार्वजनिक अवकाश है, पर आपने छुट्टियां 12 तक की सैंक्शन कराई, तो 12 तारीख को आपको जिला मुख्यालय पर पहुंचना पड़ेगा। अगर 12 तारीख को जिला मुख्यालय पर नहीं पहुंचते हैं आप, तो आपके वेतन, अवकाश वेतन और वेतन पर फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, नियम नंबर 63 के बाद नियम नंबर 64, अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना। देखो, व्यापार निषेध है। अवकाश काल में कर्मचारी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिसके तहत उसे आर्थिक रूप से फायदा हो, तथा अवकाश काल में कर्मचारी ऐसा करता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। व्यापार निषेध है। अब समझो मेरी बात, एक चीज समझना, यहाँ पर अपने जो पूरी इंडस्ट्री में गोलमाल चल रहा है ना, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये नियम नंबर 64 पे है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरुजी कैसे हैं? हमारे एक फर्स्ट ग्रेड के टीचर हैं, फर्स्ट ग्रेड अध्यापक हैं। क्या है? फर्स्ट ग्रेड अध्यापक हैं भाई साहब। इन्होंने भाई साहब ऐसा कह दिया मेडिकल इमरजेंसी है, 15 दिन, 15 दिन का मेडिकल ले लिया। क्या ले लिया? 15 दिन का, 15 दिन का मेडिकल ले लिया। आंसर नहीं बताया, आंसर अच्छा, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2, कभी भी वर्ष में 2, केवल वर्ष में 2 ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं। हमारे अध्यापक साहब हैं, 15 दिन का मेडिकल ले लिया और फलानी कोचिंग में आते हैं और 15 दिन में भैया 10-10 घंटे पढ़ाते हैं और एक सब्जेक्ट पूरा करा देते हैं। जैसे मेरा ही सब्जेक्ट ले लो। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? वापस आओ, वापस पुरानी गलियों में लौटिए। अवकाश काल में कर्मचारी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जिसके तहत उसे आर्थिक रूप से फायदा हो। ये लो भाई साहब, 2000 रुपये घंटे के ले रहे हैं, 20,000 रुपये महीने के रोज के कमा रहे हैं, 15 दिन में ले गए 3-4 लाख रुपए, ठीक है। अवकाश काल में व्यापारी कर्मचारी ऐसा करता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लो भाई साहब, बंदा मेडिकल पे है, अवकाश पर है, कोई सा भी अवकाश हो सकता है, ठीक है। पता चला सीमेंट की दुकान है भाई साहब, 15 दिन सीमेंट की वहां बैठा है एजेंसी पर और सीमेंट के कट्टे बेच रहा है। क्लियर है? तो नियम नंबर 64, 6410, तो ऐसा कोई काम नहीं कराना छुट्टी पर जिससे आपको आर्थिक रूप से किसी प्रकार का कोई फायदा हो। क्लियर है? अरे 64 क्लियर हो गया ना? चलूँ आगे, चलो 64 अवकाश की सामान्य शर्तों की बात कर रहा है ना हमारा ये अध्याय नंबर 10, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए। अपवाद देखिए,
यदि कोई कर्मचारी साहित्यिक गतिविधियां कर रहा है तो इससे प्राप्त आय इस नियम के तहत मानी जाएगी। साहित्यिक गतिविधि वो भी इस नियम के तहत मानी जाएगी। दूसरा देखो, समझाऊंगा, इसका भी नहीं समझाऊंगा। दूसरा देखो, पैसे से जुड़े मामलों में कर्मचारी को एक समय सीमा तक नियोजन करने की अनुमति प्रदान की जाती है और वैदेशिक सेवा में नियम 64 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। वैदेशिक सेवा में, वैदेशिक सेवा कौन सी होती है पता है आप लोगों को? मान लो किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर बाहर भेजा है, राजस्थान सरकार ने बाहर भेजा है, उस बंदे को जो फंड है वो स्थायी निधि से दिया जा रहा है, पैसा राज्य सरकार ही दे रही है, काम सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहा है, पर वहाँ पर वो उसके काम से संबंधित कुछ अलग से एक्टिविटी करता है, तो उस वैदेशिक सेवा पर तो वैसे ही RSR के नियम लागू नहीं होते हैं, इसको तो वैसे ही भूल जाओ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पैसे से जुड़े मामले, पैसा, पैसे का मतलब क्या है? आपका जो जॉब है, आपका जो जॉब है, उस जॉब से जुड़े मामलों में कर्मचारी को एक समय सीमा तक नियोजन करने की अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, मान लीजिए आप जूनियर अकाउंटेंट हैं, आप कहीं गांव में हैं, लोगों को समझा रहे हैं, आप पटवारी है, लोगों को समझा रहे हैं, समझाने के बदले आपको कुछ मिल रहा है, आप अपने पैसे को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उससे आपके डिपार्टमेंट को और आपको दोनों को फायदा हो रहा है, थोड़ा बहुत सेटलमेंट कर लिया जाएगा। परंतु कोई कर्मचारी साहित्यिक गतिविधि कर रहा है तो इससे प्राप्त आय इस नियम के तहत होगी। साहित्यिक गतिविधि कैसे? ठीक है, नमस्कार, गो बैक, ये अपवाद देखो। साहित्यिक गतिविधि, भाई साहब जो है मेडिकल लेकर भैया कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कवि सम्मेलन में जा रहे हैं। कवि सम्मेलन में जाकर भैया कवि सम्मेलन में 20,000 रुपये ले रहे हैं, तो साहित्यिक गतिविधियां कर रहे हैं। ठीक है, तो साहित्यिक गतिविधि कर रहा है तो प्राप्त नियम के तहत मानी जाएगी। पैसे से जुड़े मामलों में कर्मचारी को एक समय सीमा तक नियोजन में अनुमति प्रदान की जाएगी। वैदेशिक सेवा में के नियम 64 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। और ठीक है, नियम 64 से संबंधित, नियम 64 से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? इस बार पेपर बड़ा अच्छा आने वाला है क्योंकि 2013 और 2023 में 10 साल का फर्क होता है। मामला बहुत अपग्रेड हो चुका है, याद रखिएगा। हाँ, अवकाश पर नियोजन से संबंधित है अवकाश अवधि के दौरान आर्थिक कार्य करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। वैदेशिक सेवा भी इसमें शामिल है। डी, पैसे से संबंधित कार्य में विशेष छूट प्राप्त है। विशेष छूट प्राप्त है। ठीक है, बताओ कौन सा गलत है? बताइए कौन सा है जो रॉन्ग है, जल्दी से बताइए कौन सा है जो यहाँ पर गलत होगा। नियम नंबर 64 से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, जल्दी से बताएं। अवकाश पर नियोजन से संबंधित है नियम नंबर 64, अवकाश अवधि के दौरान आर्थिक कार्य करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वैदेशिक सेवा भी इसमें शामिल है और पैसे से संबंधित कार्य में विशेष छूट प्राप्त है। अब आपने ये पढ़ा नियम नंबर 64। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा डाटा क्लियर हो गया कि भाई गुरुजी यहाँ पर यह मामला सेट रहने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक शेयर भी करें और
जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले। तो वैदेशिक सेवा भी इसमें शामिल है? ऐसा नहीं है। वैदेशिक सेवा पर नियम नंबर 64 लागू नहीं होता है, क्योंकि वैदेशिक सेवा पर RSR के नियम ही लागू नहीं होते हैं। वैदेशिक सेवा पर राजस्थान सेवा नियम के नियम ही लागू नहीं होते हैं। नियम नंबर 65, सेवानिवृत्ति तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति। सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश की अस्वीकृति समझिए। मान लो इस नियम के तहत यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति तिथि से पहले अवकाश पर चला जाता है तथा इस अवकाश के दौरान सरकार द्वारा उसका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है, तो वह कर्मचारी उसी दिन से ऑन ड्यूटी मान लिया जाता है जिस दिन कार्यकाल बढ़ाने के आदेश जारी हुए हैं, तथा कर्मचारी के शेष अवकाश को आगे की सेवा में समायोजित कर दिया जाता है। सीधी सी बात है, मामला सेट है ना, बस मामला सेट होना चाहिए। सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद अवकाश की अस्वीकृति, नियम नंबर 65। नियम का टाइटल थोड़ा अलग है। मान ले आपको 60 साल पूरे हो गए हैं, आपके पास 2 महीने की छुट्टियां थी, ठीक है, आप 2 महीने की छुट्टियां थी, मान लो आप मार्च में रिटायरमेंट हो रहे हैं, जनवरी फरवरी और मार्च की आपने ले ली छुट्टी, 15 मार्च को एक आदेश आता है गवर्नमेंट का, आपका सर्विस का कार्यकाल 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया जाता है। तो ये बंदा, आदेश कब जारी हुआ? 16 तारीख को मान लो आदेश जारी हुआ, तो ये बंदा 16 तारीख को ऑन ड्यूटी है। ये कहीं पर भी हो, 16 तारीख को ज्वाइन करना पड़ेगा आके। एक दिन ज्वाइन करने के बाद चाहे से फिर ये छुट्टियां ले सकता है। बंदे ने 60 दिन की छुट्टियां ली, 60 दिन में से भाई साहब उसने 35 दिन ही बिताए, ठीक है, मनाली गया था घूमने गर्मियों में। दिल तो बच्चा है, दिल हम कभी बूढ़ा नहीं होता, दिल तो जवान है। मनाली घूमने गए, ठंड में गर्मी लग रही है, 35 दिन की छुट्टियां ली, आदेश आ गया भाई साहब आपकी सेवानिवृत्ति 62 साल तक कर दी जाती है। तो भाई साहब बोल रहे हैं कि आप मनाली हो ना तो फटाफट ट्रेन पकड़ो और फटाफट जयपुर पहुंचो, एक दिन आओ फिर वापस चले जाना मनाली, हम नहीं रोकने वाले आपको। तो नियम नंबर 65, नियम नंबर 65 हमें क्या कहता है? वापस एक बार अपनी भाषा में समझ लो, फायदे में रहोगे। एक आदमी है, रिटायरमेंट होने से पहले छुट्टियों पर है, उसके बाद छुट्टियां बची हुई है। रिटायरमेंट होने से पहले सरकार एक आदेश जारी करती है कि साहब आपका जो सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है वो 2 साल बढ़ा दिया या 1 साल बढ़ा दिया, 6 महीने बढ़ा दिया। तो आप उस निश्चित तारीख को रिटायरमेंट नहीं हो रहे हैं, जिस दिन आदेश निकलना उस दिन भाई साहब कहीं पर भी हो, लंदन हो चाहे से, तुरंत पहुंचना पड़ेगा, ऑन ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। ज्वाइन कर लिया आके, उसके बाद चाहे वापस छुट्टियां चल जाए, उनके जो छुट्टियों का था उसको समायोजित कर दिया जाएगा, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, उसे आगे की सेवा में समायोजित कर दिया जाएगा। हाँ अलीना बेटा ठीक है, 162 है, कोई नहीं, मौज करो, गुरुजी की फौज करेगी मौज, होगा मामला सेट, ठीक है। उसके अलावा आपको PDF फाइल के लिए काफ़ी सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टेलीग्राम चैनल है अपना संजय सर हिस्ट्री, इसको जाकर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको डेली की डेली फाइल मिल रही है, PDF फाइल, ताकि आप नोट्स बनाएं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। वहाँ पर यहाँ पर मैं आपको पेपर फर्स्ट के, सेकंड का तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, पेपर 1 का क्विज चालू करवा देता हूँ, रोज के 5-10 क्वेश्चन जो यूनिक वाले क्वेश्चन है वो आपको मैं दे देता हूँ, ताकि चीज़ें बेहतरीन रह पाएंगी, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो भाई। रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बाद वापस कर दिया, अवकाश से कर्मचारी को वापस बुलाना, 66, 63, 64, 65, 66 क्या है वापस बताओ? 63, 188, मौज करो। 63 अवकाश, सार्वजनिक अवकाश, समायोजन। 64 भैया छुट्टी लेके मटर गश्ती मत करो, छुट्टी लेने के बाद आर्थिक कार्य मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। 65 सेवानिवृत्ति बढ़ा दी, ठीक है। 66 आओ, अवकाश से कर्मचारी को वापस बुलाना। हाँ गुड मॉर्निंग। मौज तो जीवन में है ही नहीं चौधरी जी, मौज तो जीवन में करनी नहीं है, बेरोजगारों की कभी मौज हुई नहीं। 162 अच्छे नंबर है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ
15 गुना का है चल रहा है मामला, पर विज्ञप्ति जारी नहीं होने के पीछे एक लॉजिक ये भी निकल रहा है कि हो सकता है 50% से ऊपर ग्राम विकास अधिकारी की तरह सबको पास कर दिया जाए कि चलो तैयारी कर लो। अवकाश से कर्मचारी को वापस बुलाना, कैसे बुलाया? इस नियम के तहत यदि कर्मचारी को अवकाश से वापस बुलाया जावे तो यदि वापस आने की आवेदन पत्र में अनिवार्य शर्त हो तो कर्मचारी पत्र प्राप्त होते ही ऑन ड्यूटी हो जाएगा तथा वापस आते समय यात्रा व समस्त सुविधाएं सरकारी खाते पर करेगा। सही है? क्लियर है? समझ में आई कुछ लैंग्वेज? छोड़ो इसको, नियम से हमें क्या मतलब है, बस ये याद रखना है। नंबर 66 बेचारा गया था, ठीक है, नया नया ब्याह हुआ वाला है, छुट्टी लेकर गया है, पर किस्मत तो उसकी पो 12-25 है, पो 12-24 है, पता है ना, वेतन और पेंशन। तो बेटा आप क्या करें, लेटर आए, साहब ये लो, अकाउंटेंट हो आप, आपके ऊपर ही चलते हैं मामला, जूनियर अकाउंटेंट हो, 20 दिन की छुट्टी पर गए थे, गुरुजी ब्याह है, ब्याह के बाद फ्री हो गए, पता चला ऑडिट आ गई है। क्या आ गई है? ऑडिट। कह के थोड़ी आएगी, धर लिया, ऑडिट आई है, भाई साहब को लेटर लिखा, तुरंत तहसीलदार साहब ने, कार्मिक विभाग से आदेश गया कि आप तुरंत प्रभाव से तहसील ऑफिस पहुंचे। कहां पहुंचे? तहसील ऑफिस पहुंचे, और उस पर लिखा हुआ है कि आपको अनिवार्य रूप से आना है, ऑप्शनल तो कोई काम ही नहीं है, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो भाई साहब रवाना हुए, जिस दिन उसने लेटर पढ़ा, इसके बाद लेटर आया, उस दिन से ऑन ड्यूटी है। पोस्ट ऑफिस वाला कहेगा ना इस दिन डिलीवरी दिया, ऑन ड्यूटी है। भाई साहब 3rd AC में आएंगे, थोड़ा दूर रहते हैं, जयपुर आए, बीच में नाश्ता पानी भी किया, ठीक है, मैं थोड़ी आया, आपने बुलाया मेरे को, आपके काम से बुलाया है, तो पूरा जितना भी उसका खर्चा होगा वो सरकारी खाते पर है। इस खाते पर है, सरकारी खाते पर। सर मैंने CET नहीं दिया था, मैं क्या करूं, किसकी तैयारी करूं, प्लीज़ हेल्प मी। आपने CET नहीं दिया है तो संगणक की तैयारी कर लें, संगणक की जो भर्ती है वो CET से बाहर है, संगणक, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्लियर है। अवकाश से कर्मचारी को वापस बुलाने पर, अनिवार्य रूप से वापस बुलाने पर, ठीक है, जिस दिन से उसको अनिवार्य रूप से बुलाया जाएगा, जिस दिन उसको लेटर मिलेगा, उस दिन से ऑन ड्यूटी रहेगा और पूरा खर्चा सरकार के उस पर करेगा। सेट है? यहां तक क्लियर है भाई? किसी को कोई समस्या, दिल में कोई बात हो तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो CET नहीं दिया था ना, देखो मैं प्राय आपको नहीं कह रहा ये चीज, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, जब CET के फॉर्म भर रहे थे ना, तब मैंने हर महीने, गणेश सर ने, हर फैकल्टी ने, अरे भाई तुम परीक्षा देने जाओ चाहे मत जाओ, CET का फॉर्म भर देना, क्या पता CET का एग्जाम हो तब आपका मूड बन जाए। 12th वालों, ग्रेजुएशन वालों भर देना। तब बच्चों के क्या कमेंट थे, गुरुजी CET देकर क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट दूसरी एग्जाम ही दे लेंगे। तो मेरे महान नौजवान साथियों, जब CET नहीं दोगे तो दूसरी एग्जाम में एलिजिबल कैसे होंगे? पर अब ठीक है, संगणक की तैयारी कर ले बेटा, अभी तो यही ऑप्शन है, और तो क्या ही ऑप्शन बताऊं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई। 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, 66 हो गया। भाई साहब अवकाश से वापस बुला लिया, अवकाश से वापस, खर्चा गवर्नमेंट करेगी। अवकाश से वापस बुला लिया और जो खर्चा है वह गवर्नमेंट करने वाली है। अच्छा, नोट भी लिखा है क्या भाई साहब ने? देखो देखे छोरो। लेकिन कर्मचारी इस अवधि के दौरान अवकाश वेतन ही प्राप्त करता है। यदि वापस आना कर्मचारी के स्व विवेक पर हो तो उसे प्रकार के यात्रा सुविधाएं दे नहीं होंगी। ठीक है, मामला देखो, यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है। जो सरकार ने लेटर लिखा था उसमें अनिवार्य शब्द नहीं लिखा, ये लिखा कि आपको वापस आना है। देख लो, अगर आप आ सकते हो तो देख लो, आ सकते हो तो देख लो। तो अवकाश वेतन यानी वो तो सीधी सी बात है कि आपने जो छुट्टियां ले रखी है तो आपका पैसा तो कटेगा नहीं, आपको सैलरी तो मिलेगी। पर मान लो ये इसको पढ़ते हैं कि आ सकते हो तो देख लो, बोलते हैं देखते हैं आ सकते हैं तो चलते हैं, तो आप चलोगे ना भाई साहब?
तो आपको जो सुविधाएं है ना वो नहीं देगी। गवर्नमेंट ऐसे कह रही है ऐच्छिक ऑप्शनल है, मामला बैठे तो आ जाओ नहीं तो देख लो, तो वो वाला है। ठीक है, तो यात्रा के सुविधाएं दे नहीं होंगी। क्लियर है? हाँ, एक प्रश्न देख लो यार, इच्छा हो रही है प्रश्न की, प्रश्न देख लो एक बार। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? चलो, पहला ऑप्शन 1, नियम 724 का संबंध वेतन से है। नियम 729 का संबंध स्थानापन्न से है। नियम 15 का संबंध पदाधिकार से है। नियम 66 के दौरान अवकाश से वापस बुलाने पर अनिवार्य शर्त के दौरान वापसी का खर्चा कर्मचारी स्वयं उठाएगा। ठीक है। नियम नंबर 5, नियम 65 में अवकाश पर नियोजन से है। बताओ रे, कौन कौन सा गलत है? सर संडे वाला टेस्ट क्यों नहीं चला भाई? चलेगा। हाँ भाई बताओ, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? कौन कौन से कथन हैं जो यहाँ पर गलत हैं? फटाफट लाइक शेयर करो जल्दी से। कौन कौन से कथन हैं जो यहाँ पर गलत हैं, जो हमें गलत होने का प्रमाण दे रहे हैं? नियम 724 का संबंध वेतन से है। ठीक है। ठीक है। 729 का संबंध स्थानापन्न से है। 15 का संबंध पदाधिकार से है। 66 के दौरान अवकाश से वापस बुलाने पर अनिवार्य शर्त के दौरान वापसी का खर्चा कर्मचारी स्वयं उठाएगा। नियम नंबर 65 में अवकाश पर नियोजन से संबंधित है। 2 और 4 गलत हैं। देखिए, एक तो 2 गलत है। 729 का संबंध परिकल्पित वेतन से है। परिकल्पित वेतन, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? हवन कर रहे हो क्या? ऐसे कैसे मामला सेट होगा? गनीमत फ्री में पढ़ रहे हो ना, पैसे दे रहे हो तो डूब चुके होते आप लोगों के। 15 सही है, 4 भी गलत है। 66 के दौरान अवकाश से वापस बुलाने पर अगर अनिवार्य शर्त है, वापस आना है, गवर्नमेंट ने लिखा है अनिवार्य शर्त है, तो जो खर्चा है वो कर्मचारी स्वयं नहीं, खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। नियम 65 ये भी गलत है। नियम 65 अवकाश पर नियोजन, नियम 65 अवकाश पर नियोजन, हाँ
ये है अवकाश पर नियोजन 64 में है। 65 है सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश स्वीकृति, यानी बंदा सेवानिवृत्त हो गया है, उससे पहले अवकाश पर है। विद इन, देखो जहां तक नोटिफिकेशन की बात है 172 है आपकी जोगी साहब, आप आराम से तैयारी करो, टेंशन क्यों ले रहे हैं बिना वजह। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और एक चीज़ याद रखना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कौन कौन सा गलत है, 2 भी गलत है, 4 भी गलत है, 5 भी गलत है, हटाओ, वापस चलो। नियम नंबर 67 हमें क्या कह रहा है, नियम नंबर 67, ठीक है, हाँ 7:23। चलिए, अवकाश आवेदन पत्र का प्रारूप। इस नियम के तहत अवकाश पर जाने वाला कर्मचारी एक निर्धारित प्रपत्र में ही अपना आवेदन सक्षम अधिकारी को देगा। छुट्टी का एक निश्चित प्रारूप दिया गया है। छुट्टी को अगर आप अवकाश पर जाना चाहते हैं तो उसके प्रारूप का, जिस पर आप एप्लीकेशन देंगे उस पर आपको पता नहीं निश्चित प्रारूप है, आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, छुट्टी के इस अवकाश काल के दौरान आप कौन से पते पर रहेंगे वो आपको देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है। वो जो सारा प्रारूप है वो नियम नंबर 67 में, इसमें नियम नंबर 67 में पूरा का पूरा प्रारूप दिया गया है, नियम नंबर 67 में। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट सेशन को लाइक शेयर भी करते रहें। डेली सुबह 11 बजे क्लास है, ठीक है, तो उस क्लास का भी आपको बखूबी फायदा उठाना है प्रतिदिन। ये क्वेश्चन हो गया, नोट डाल के लिख लेना। 68, वैदेशिक सेवा के अवकाश नियमों की जानकारी। ये लो साहब, वैदेशिक सेवा के अवकाश नियमों की जानकारी हमें कहाँ से बटोरनी होगी। देखिए, वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित किसी भी राज्य कर्मचारी को वैदेशिक सेवा में जाने से पूर्व उन सभी नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिनसे वैदेशिक सेवा के दौरान उसका अवकाश आदि नियमित होगा। क्या होगा? हाँ, उसका अवकाश आदि जो है वो क्या होगा दोस्तों, नियमित होगा। ठीक है, आप राज्य कर्मचारी हैं, वैदेशिक सेवा में जाने से पहले आपके पास RSR के नियम थे, यहां तक तो ये मामला एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद आप वैदेशिक सेवा में चले गए, इस समय इस पर RSR के नियम लागू नहीं होते, तो वैदेशिक सेवा में जाने से पूर्व जो नियम है वो आपको पूरे पढ़ने चाहिए। वैदेशिक उन सभी नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे वैदेशिक सेवा के दौरान उसका अवकाश आदि नियमित होगा। 67 में प्रारूप है, 68 में कह रहा है वैदेशिक सेवा के नियम। वैदेशिक सेवा के दौरान आपको किस प्रकार के अवकाश मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, वो सब किस में होगी, वैदेशिक सेवा की बात यहाँ पर की जाएगी। तो आप लोगों को ये 100% पता लगाना है कि वैदेशिक सेवा के दौरान चीज़ों को कैसे अपग्रेड हो सकती है, आपकी छुट्टियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, वैदेशिक सेवा में आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेगी, उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। 69, 11/5/1962 के दौरान वैदेशिक सेवा में 120 दिन से ज़्यादा के उपार्जित अवकाश लेना चाहें तो उसे अपना अवकाश आवेदन पत्र महालेखाकार कार्यालय में प्रेषित करना होगा। ठीक है, तथा आवेदन पत्र की जांच के बाद ही वैदेशिक नियोजक द्वारा उसे अवकाश दिया जाएगा। वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त। हाँ, वैदेशिक सेवा के दौरान वैदेशिक सेवा के दौरान 120 दिन से अधिक उपार्जित अवकाश लेने पर अधिक
उपार्जित अवकाश लेने पर अवकाश आवेदन किसे देना होगा? किसे देना होगा? ऑप्शन नंबर 1 राज्य सरकार के वित्त विभाग को, दूसरा महालेखाकार कार्यालय में, तीसरा वित्त सचिव के समक्ष, चौथा विदेश मंत्रालय के कार्यालय में। विदेश मंत्रालय के कार्यालय में। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या रहने वाला है। पढ़ा है आप लोगों ने। वैदेशिक सेवा के दौरान 120 दिन से अधिक उपार्जित अवकाश लेने पर अवकाश आवेदन किसे देना होगा? अवकाश आवेदन किसे देना होगा? राज्य सरकार के वित्त विभाग में को, महालेखाकार के कार्यालय में, वित्त सचिव के समक्ष और विदेश मंत्रालय के कार्यालय में। कमेंट करो जल्दी से, क्या जवाब होगा भाई? हाँ, उदय सिंह, बाकी क्या कर रहे हैं भाई? जिंदा हैं या नींद में हैं? सीधी रास नहीं आ रही है या पढ़ना नहीं चाहते या हम जानते वहीं के वहीं रहना चाहते हैं? 10 साल बाद वैकेंसी आई है और अब 10 साल बाद आएगी, उसके अब 10 साल बाद आएगी। जब तक आप एग्ज़ाम देने के लायक नहीं रहेंगे तो ये जो भी समय है ना आपके पास, चाहे से आप किशोरावस्था के बालक हैं, चाहे आप प्रौढ़ावस्था के बालक हैं, या कोई से भी उत्तर किशोरावस्था के हैं, चाहे से आप 21, 22, 23 साल के हो या फिर 27, 28, 29, 30 साल के हों, वैकेंसी इसके बाद नहीं आने वाली है। तो तरीके में रहो, फटाफट पढ़ लो। आरती स्वामी, ये हाँ बिल्कुल बेटा, अपन ये मान लो 15 से 20 दिन में RSR कंप्लीट 20 दिन में पूरा करवा देंगे, अब आने वाले 20 दिन में। पर ये क्वेश्चन है ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आपने किया। हम जब ऑफलाइन जाते हैं तो ये पूछते हैं कि तो RSR सर कितने दिन में करा दोगे? जे पंडित जाके देखो हालत कैसी हो रही है वहाँ पर। मोटी मोटी फीस है, 1 घंटे क्लास में 45 मिनट पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप पूछ लो यार, आपको कोई भी डाउट हो, मैंने दे दिया है। किसी प्रश्न का डाउट हो, टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चन फेंक दें, मुझसे पर्सनल पूछ लें, पर्सनल व्हाट्सअप कर लें मुझे, भाई गुरुजी इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ये मेरा नंबर है। इससे ज़्यादा सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी। इसका सही जवाब है महालेखाकार के कार्यालय में दिया जाएगा। महालेखाकार के कार्यालय में दिया जाएगा। नियम नंबर 69 11/5/1962 से 11/5/1962 से यह मामला सेट किया गया है। ठीक है, देखो 2 नियम देख लो यहाँ पर। वैदेशिक सेवा से हमें 2 जानकारी मिली है, 68, 69। वैदेशिक सेवा बार बार आपको याद करवा रहा हूँ ताकि दिमाग से निकले नहीं, आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, वैदेशिक सेवा यानी अवकाश की जानकारी ले लो भैया। वैदेशिक सेवा में जाने से पहले वैदेशिक अवकाश की जानकारी आपको पूरी ले लेनी चाहिए। यहाँ 120 दिन उपार्जित अवकाश, तो महालेखाकार कार्यालय ये भी वैदेशिक सेवा से ही संबंधित है। यह भी किससे संबंधित है? यह भी आपके वैदेशिक सेवा से ही संबंध रखता है। ठीक है, चलिए नियम नंबर 70 क्या कह रहा है? राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप 7/9/2010 के बाद से इस नियम के तहत राजपत्रित अधिकारियों को चिकित्सा संबंधी अवकाशों के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। राजपत्रित अधिकारियों के लिए मोर वाले अधिकारी लो। नियम 9 का बड़ा भाई कौन सा है?
नियम 9 का बड़ा भाई नियम 70, नहीं 9 का नहीं 10 का, नियम नंबर 10 का बड़ा भाई कौन सा है? नियम नंबर 10 का बड़ा भाई कौन सा है? नियम नंबर 10 का बड़ा भाई कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो यार, थोड़ा बहुत तुम भी एक्टिव रहा करो, क्लास में बुलवाते हैं ना टीचर, तो आप ना कमेंट करें नियम नंबर 10 का बड़ा भाई कौन है? तो नियम नंबर 10 का बड़ा भाई नियम नंबर 70 है। ऐसा क्यों गुरुजी? देखो, नियुक्ति के समय, नहीं नियुक्ति के समय तो चलो उसको ऐसे लिखो, चिकित्सा प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप नियम नंबर 10 में उसका बड़ा भाई कौन है? नियम नंबर 70 उसका बड़ा भाई है। यानी कि राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी के मामले में, राजपत्रित अधिकारी के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप, चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप याद रहेगा क्या? हाँ या ना? याद रहेगा। 23 का बड़ा भाई 29, स्थानापन, और स्थानापन का वेतन में देगी गवर्नमेंट, तो परिकल्पित वेतन 29। ठीक है, ऐसे जोड़े बनवा दूंगा मैं आपके, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी जाएंगी ये चीजें। वेरी गुड। RSCIT तो आपको लेना ही पड़ेगा, कर लो RSCIT भी, तो काफी टाइम है। याद रहेगा, नियम नंबर 10 और नियम नंबर 70 दोनों एक साथ जोड़ दिए हैं मैंने आप लोगों के लिए। अगर केवल पूछा जाए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप कौन से नियम में है, तो नियम नंबर 10। राजपत्रित अधिकारी के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप कौन से में, नियम नंबर 10 भी आपको वहां पर देगा। पर ऐसी गलती मत करना दोस्तों जिससे हम 3 नंबर गवा दें, और एक जो गलत होगा उसके साथ 3.5 नंबर या 3.25 नंबर गवा दें, कोई मतलब नहीं है। चलिए, नियम नंबर 71 और 72 डिलीट कर दिए गए हैं। तारीख भी याद रखना 7/9/2010, 7/9/2010 की बात यहां पर कर रहा है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, सिकनेस, चिकित्सा प्रमाण से कहते हैं सिकनेस, बाद में आएगा तो फिटनेस। प्रारूप 2 होंगे, जाने से पहले सिकनेस, बीमार है, आने समय फिटनेस, अब फिट है। सिकनेस और फिटनेस, अब मामला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये कर ही दिया मामला। नियम नंबर 73, नियम नंबर 73 दिनांक 5/12/1980 से लागू। ठीक है, संदिग्ध मामलों में 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा, संदिग्ध मामलों में 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा। समझो, राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा संबंधी अवकाश के लिए सक्षम अधिकारी 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा रखने का प्रावधान है संदिग्ध मामलों में। समझ गए आप मेरी बात? PDF के लिए 10 बार बता दिया है आप लोगों को। आज ही ज्वाइन कर लें टेलीग्राम। संजय सर हिस्ट्री, हाँ, जो डिलीट हो गया उसके बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे पूछकर आप क्या ही न्याय करेगा। जो डिलीट हो गया उसके बारे में नहीं पूछेगा। राजपत्रित अधिकारी है, अब समझो मेरी बात, समझाऊं आपको इसमें संदिग्ध मामला। 5/12/1980 से विलोपित है भाई, 5 दिसंबर 1980 से। ठीक है, देखो अपन उस पर नहीं जाएंगे कौन से फर्जी कौन से सही। संदिग्ध मामलों में समझो मेरी बात, राजपत्रित अधिकारी है, 15 ये से मान लो मेडिकल अवकाश पर जा रहा है, मेडिकल पर किसी डॉक्टर से भाई साहब उसने क्या बना लिया है, किसी डॉक्टर से उसने चिकित्सा प्रमाण पत्र बना लिया है उस प्रारूप में। जो सक्षम अधिकारी को वो चिकित्सा प्रमाण पत्र देगा
उस सक्षम अधिकारी को लग रहा है यार ये तो बंदा बिल्कुल फिट है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के लाया है, तो वो कहेगा कि बेटा रुक जा, तेरी जांच हम करवा रहे हैं, तू टेंशन मत ले, तेरी बीमारी का समाधान हम करेंगे। मतलब राजपत्रित अधिकारी को चिकित्सा संबंधी अवकाश के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा 14 दिन की मेडिकल अभिरक्षा में रखने का प्रावधान है, अगर उसको किसी प्रकार का डाउट हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी प्रकार का उसको डाउट होगा तो मामला यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राजपत्र, आप जैसे जूनियर अकाउंटेंट बनते हैं, आप टीआरए बनते हैं, तो आप राजपत्रित अधिकारी हैं, आप कहते हैं कि साहब मैं तो बीमार हूँ, 14 दिन की छुट्टियों या महीने भर की छुट्टियों पर जा रहा हूँ, तो जो आपका जो संबंधित सक्षम अधिकारी है, किसको देंगे छुट्टी का प्रमाण पत्र? आप देंगे तहसीलदार को। तहसीलदार को लगा यार ये बंदा तो सही है, फर्जी सर्टिफिकेट है, तो भैया वो 14 दिन तक ऐसे कहेगा तू रुक, तेरी जांच हम करवाते हैं, तू बीमार है, सही है, ठीक है। चलो हाँ, नियम नंबर 74 कल पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो नियम नंबर 73 तक का जितना भी मामला है वो मैंने आपको यहां पर करवा दिया है, ठीक है। कल फिर 11 बजे शुक्रवार या शनिवार से आपकी अकाउंट्स की क्लास भी चालू हो जाएंगी, और सुबह 8 बजे से अगर हम बात करें तो सुबह 8 बजे से आपकी क्लासेस चालू हैं। सुबह 7 बजे से, लो 7 बजे से आपकी क्लासेस चालू कर दी गई है। जो करंट जी के आएगा सुबह 7 बजे, 8 बजे आपकी ज्योग्राफी, 9 बजे आपकी पॉलिटी क्लास होगी, 10 बजे जो हिंदी के अलग से 25 क्वेश्चन 75 नंबर के आने वाले उनकी क्लास है, 11 बजे राजस्थान सेवा नियम मैंने चालू कर दिए गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि 12 बजे आपकी अकाउंट्स की क्लास भी चालू हो जाएगी शुक्रवार या शनिवार से। तो आज के लिए इतना ही। हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ऑल पर जाकर आपको क्लिक करना है। जय हिंद, जय भारत।